क्रेडिबल हिस्ट्री पर लगातार हम स्रोतों और संदर्भों के साथ इतिहास पर बात करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इतिहास के जो सवाल व्हाट्सएप पे लगातार उठते हैं, बाकायदा किताबों से, संदर्भों से, स्रोतों से हम उसका जवाब दें। अगर आप चाहते हैं कि ये बातें लगातार आप तक पहुंचती रहें और ये चैनल लगातार काम करता रहे, तो आप हमसे जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये बातें दूर तक जानी चाहिए, इस देश की जनता को, सारे लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, तो हमारा चैनल, हमारे वीडियोज़ शेयर करें, दूर तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। शुक्रिया। नमस्कार। 23 मार्च यानी शहीद आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस। शहीद आज़म उनको कहा गया और शहीद आज़म कहने के पीछे कुछ कारण थे। शहीद तो बहुत सारे हुए हैं, 1857 के बाद से लेके अगर आप 1947 तक का भारत का इतिहास देखें तो शायद ही कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई दिन होगा जब कोई न कोई शहीद न हुआ। लेकिन भगत सिंह को शहीद आज़म कहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि न केवल उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा, न केवल वो शहीद हुए, बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को उन्होंने एक वैचारिक आधार भी दिया। वो शायद इकलौते क्रांतिकारी थे जो लगातार अपने समय के जो अखबार थे उनमें आर्टिकल्स लिख रहे थे, लगातार ऐसी बातें कर रहे थे जो केवल ये नहीं बता रहा था कि अंग्रेजों से आज़ादी कैसे पानी है, बल्कि ये भी बता रहा था कि अंग्रेजों से आज़ादी पाने के बाद जिस तरह का हिंदुस्तान बनेगा वो कैसा होना चाहिए। एक अक्सर उनकी बात अक्सर कोट की जाती है, मैं वहां से शुरुआत करता हूं। वो कहते थे कि अगर अंग्रेज चले जाएं, गोरे अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह काले अंग्रेज आ जाएं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका पूरा मतलब क्या हुआ? इसका पूरा मतलब हुआ कि अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी, जिस तरह से उस दौर में लूट थी, उसके खिलाफ लगातार भगत सिंह बात कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में और फिर उसके बाद भगत सिंह की क्रांतिकारी जिंदगी के बारे में। भगत सिंह के अगर बाबा की बात करें, सरदार अर्जुन सिंह, तो एक अजीबोगरीब व्यक्तित्व, एक बेहद विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है उस दौर में, जिस दौर में आर्य समाज जो था, आर्य समाज आंदोलन बहुत तेज हुआ था और आर्य समाज आंदोलन मूलतः हिंदुओं का आंदोलन था। गिने चुने सिख थे जो आर्य समाज आंदोलन में शामिल हुए थे और अर्जुन सिंह साहब उनमें से थे। और न केवल वो आर्य समाज आंदोलन में शामिल हुए, आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने छुआछूत जैसी चीज को लेकर अपने गांव में अभियान चलाया। एक किताब है भगत सिंह की, भतीजी हैं, उनकी किताब है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, वीरेंद्र संधू की किताब है। इसमें उन्होंने एक किस्सा सुनाया है, उस किस्से को मैं वर्बेटिम वहां से पढ़ना चाहूंगा। जहां पर वो थे, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, छुआछूत तो हमारे यहाँ का बहुत एक नॉर्मल सी चीज है, वहां छुआछूत था और जम के छुआछूत था। एक बार हुआ ये कि एक उनके घर पर एक बड़ा कार्यक्रम था, काफी सारे लोगों को आना था, तो मदद करने के लिए उनकी पत्नी ने एक दलित महिला को बुला लिया। जब उस दलित महिला को बुला लिया तो पूरे गांव में शोर मच गया और शोर मचने के बाद उनके घर को बहिष्कृत करने की बात होने लगी कि उनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद सरदार अर्जुन सिंह ने एक काम किया। गांव में जोहड़ खुद रही थी, आप ये समझ लीजिए कि नाला खुद रहा था जिससे सिंचाई वगैरह की सुविधा मिलती है। वहां पे ढेर सारे पुरुष जो हैं वो श्रमदान में जुटे हुए थे। उन्हें खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सरदार अर्जुन सिंह ने अपने ऊपर ले ली और खाना जब तैयार हो गया तो कुछ दलितों को अपने साथ लिया, उनके सिर पर सारा खाना रखवाया और खाना लेकर गए। लोग भूखे थे, लोगों ने खाना खा लिया। जब खाना खा लिया तो सरदार अर्जुन सिंह ने कहा कि अब तो ये एक दलित लेके आया था, तुम सब अपवित्र हो गए, बताओ क्या करना है? चाहो तो सारे गांव के घड़े कुएं से उठवा दो, यानी सारा गांव कुएं का बहिष्कार कर दे। इसके बाद बात आई गई हो गई और उनके गांव में कम से कम जो ये छुआछूत की प्रैक्टिस थी वो लगभग खत्म हो गई। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताऊं, दो भाई थे ये लोग, बड़े भाई दो थे, सरदार सुरजन सिंह और सरदार अर्जुन सिंह। दोनों में बहुत बनती थी और लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो ये दोनों लोग उसमें गए भी थे। लेकिन हुआ ये कि प्लेग की बीमारी फैली और जब प्लेग की बीमारी फैली तो गांव में अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज ऑफिसर था उसने ये फरमान जारी किया कि जिन घरों में भी प्लेग हुआ है उन घरों को गिरा दिया जाए। सरदार अर्जुन सिंह ने कहा कि ये तो पहले से गरीब लोग हैं, बाहर कमाने गए थे, ऊपर से रोग लग गया है,
कमाऊ पूत जो घर का है वो मरने वाला है, उसमें अगर घर गिरवा दिए जाएंगे तो ये लोग रहेंगे कैसे। लेकिन सरदार सुरजन सिंह जो उनके बड़े भाई थे वो इस मामले में अंग्रेजों के साथ हुए। दोनों भाइयों में विवाद हुआ और उसके बाद हुआ ये कि सरदार अर्जुन सिंह तो अंग्रेजों के विरोध और आज़ादी के आंदोलन के रास्ते पर चलते रहे, लेकिन सरदार सुरजन सिंह पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ हो गए। उसी सरदार अर्जुन सिंह के 3 पुत्र थे, सरदार किशन सिंह, सरदार अजित सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। कि एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल था जालंधर में, वहां उन लोगों की पढ़ाई हुई थी और उसके बाद ये तीनों लोग अपनी अपनी तरह से आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। 27 सितंबर को जब भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल से रिहा हुए थे। आजादी की लड़ाई में दोनों लोग जेल गए हुए थे, जेल से रिहा हुए थे। भगत सिंह की जो दादी थी, उन्होंने कहा कि बहुत भागों वाला पुत्र पैदा हुआ है, बहुत भाग्य से पैदा हुआ है, जिसके जन्म के बाद उसके पिता और उसके चाचा दोनों जेल से रिहा हुए हैं। तो इसी भागों वाला के नाम पर, इसी भागों वाले लड़के का नाम भगत सिंह रखा गया। भगत सिंह का जो परिवार था, न तो बहुत रईस परिवार था और न तो कोई गरीब परिवार था। जैसे जमींदार परिवार होते हैं, जमींदार जब पंजाब में कहा जाता है तो खेतीहर लोगों को कहा जाता है, जिनके पास जमीन होती है उनको जमींदार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह जमींदार का मतलब वहां पर नहीं होता है, किसान को वहां जमींदार कहा जाता है। तो जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, जहां आर्थिक स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत बुरी भी नहीं थी। और शुरुआत से अपने तीनों चाचाओं का उनके ऊपर असर पड़ा। सरदार अजित सिंह के तो उन्होंने किस्से ही सुने थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जट्टा समाल आंदोलन हुआ था, किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था, सरदार अजित सिंह उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद, बल्कि शामिल क्या हुए थे, उसका नेतृत्व किया था। और उसके बाद ही अंग्रेजों ने लगातार उनको गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी थी। वर्मा के जेल में, मंडला में वो रहे भी थे, लेकिन वहां से रिहा होने के बाद, वहां से निकलने के बाद वो विदेश चले गए और सारी जिंदगी उनको विदेश में जलावतनी का सामना करना पड़ा। वो भी किस्सा बहुत मार्मिक है, उसको सुन लेना चाहिए कि 1946-47 में जब देश आज़ादी की तरफ था, दरवाजे पर हमारे आज़ादी थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों के प्रयासों से सरदार अजित सिंह रिहा हुए, रिहा होकर हिंदुस्तान आए। 47 में रिहा होकर हिंदुस्तान आते हैं वो। और 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आज़ाद हुआ, 15 अगस्त की रात को ही सरदार अजित सिंह इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी वो सिर्फ इस बात का इंतजार करते रहे कि अपने वतन में उनको लौटने को मिले और आज़ाद हिंदुस्तान देख पाएं। आज़ाद हिंदुस्तान देखकर वो चले जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। खैर, इस परिवार में सरदार भगत सिंह जन्मे थे और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है, कई सारे लोग ये कहते हैं कि सरदार भगत सिंह तो आर्य समाजी थे। लेकिन अगर आप भगत सिंह की कोई भी जीवनी पढ़ेंगे, चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी भतीजी की लिखी किताब पढ़ें या कोई भी जीवनी पढ़ेंगे, तो आपके समझ में ये आता है कि पढ़ाई के दौरान, लगातार लाइब्रेरी से दुनिया भर की किताबें पढ़ने के दौरान और जिन लोगों के संपर्क में वो आए थे, आर्य समाज से उनका नाता बचपन में ही टूट गया और एक तरह की प्रगतिशील विचारधारा के साथ वो खड़े होते हैं। भगत सिंह पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में इकलौते क्रांतिकारी हैं जो धर्म और जाति के सवाल पर बिल्कुल तीखे तरीके से सवाल उठाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जाति के सवाल पर। अगर उस दौर की बात करें, 1920 के दौर की बात करें, तो जाति के सवाल पर कोई बहुत बड़ी बहस कम से कम उत्तर भारतीय समाज में दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर अंबेडकर अपने तरीके से बात कर रहे थे, उसके पहले फुले दंपति थे, उन्होंने बात की थी, पेरियार बात कर रहे थे, साउथ में, महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पे तो जाति के आंदोलन दिखाई दे रहे थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट आंदोलनकारी हो, इनमें अभी फिलहाल जाति को लेकर कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। उस समय कोई 18-19 साल की उम्र में भगत सिंह एक लेख लिखते हैं, अछूत समस्या, और उस लेख को आप पढ़ेंगे तो वो लेख अपने आप में इतना क्रांतिकारी लगता है, जहां वो सीधे सीधे जाति व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, जहां वो सीधे सीधे कहते हैं, अछूतों से अपील करते हैं कि तुम ही इस धरती के मूल निवासी हो, तुम्हारा ये देश है, उठो और अपनी जो तुमको जिस तरह से गुलाम बनाया गया है उस गुलामी को तोड़ दो। मैं कहना ये चाह रहा था कि भगत सिंह जब क्रांति की बात करते हैं तो वो क्रांति केवल देश को आजादी दिलाने तक नहीं है, बल्कि हमारे समाज में जो विसंगतियां थी, हमारे समाज में जो ऊंच नीच था, हर तरह का जो शोषण था, उस शोषण से मुक्ति की बात करते हैं भगत सिंह।
इसलिए मैंने आपको बताया कि जाति पर वो सवाल उठाते हैं, और यही वजह थी कि जब भगत सिंह शहीद होते हैं 23 मार्च को, तो उसके बाद उनको जो जो लोग उनको श्रद्धांजलियां देते हैं, उसमें पेरियार भी शामिल है। उस समय पेरियार कुडई आरसू करके अपना एक अखबार निकालते थे। उस अखबार में एक लंबी श्रद्धांजलि उन्होंने सरदार भगत सिंह को दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार में सरदार भगत सिंह को एक लंबी श्रद्धांजलि दी थी। तो सामाजिक आंदोलनों में इस तरह उन्होंने हस्तक्षेप किया। भाषा के सवाल पर बात करते हैं, और भी कई सवालों पर बात करते हैं, लेकिन इस समय जिसको समझना जरूरी है वो ये है कि सांप्रदायिकता के सवाल पर भगत सिंह बहुत साफ साफ और बहुत तार्किक तरीके से बात करते हैं। सांप्रदायिकता को लेकर उनके दो लेख हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक लेख का शीर्षक है धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा उनका लेख है जो उतना ही प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। इन दोनों लेखों को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि वो दौर जब अच्छे अच्छे नेता लोग सांप्रदायिक दंगों के और सांप्रदायिक जिस तरह का ध्रुवीकरण होता था उसमें फंस के इस तरफ या उस तरफ चले जाते थे, उस समय भगत सिंह सीधे सीधे सांप्रदायिक जो हमारे विभेद पैदा करने वाली जो चीजें हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य है उसकी तरफ इशारा करते हैं। इसमें एक बहुत मजेदार वाकया है, वो मैं पेश करना चाहूंगा। अमृतसर में 12-13 अप्रैल को एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस पर टिप्पणी करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा न कहें, आप अगर धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूं। आप देखिए, वो एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, और वहां मौलाना जफर अली जब बार बार खुदा खुदा की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू उनको टोकते हैं, कहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में धर्म की बात मत कीजिए, जो राजनीतिक मंच हैं उन पर धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आज आप देखिए उन्हीं जवाहरलाल नेहरू को लेकर क्या क्या कहा जाता है। खैर, एक बात हमेशा कही जाती है कि धर्म जो होता है उसको घरों में रहना चाहिए, सड़कों पर नहीं आना चाहिए। भगत सिंह उस पर सवाल उठाते हैं कि बात यह है कि क्या धर्म घर में रहते हुए भी लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ाता? क्या उसका देश के पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? वो आगे ये भी कहते हैं कि बच्चे से यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है, उसके दिल में ताकत और आत्मविश्वास की भावना को नष्ट कर देना है। इसको पढ़ने से साफ समझ में आता है कि ये दौर आते आते भगत सिंह धर्म से पूरी तरह मुक्ति पा चुके थे। इसीलिए जब भगत सिंह की बात करते हुए भगत सिंह को पीली पगड़ी पहना दिया जाता है, धार्मिक प्रतीकों के साथ दिखाया जाता है, तो बेसिकली भगत सिंह का फायदा उठाने की बात होती है, भगत सिंह के विचारों पर बात नहीं होती है। जो दूसरा उनका लेख है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो और आगे बढ़ा हुआ लेख है। इस लेख में वो साफ साफ कहते हैं कि असल समस्या जो है आर्थिक है, असल समस्या गरीबी और अमीरी की है। इन चीजों को दूर करने के लिए, मतलब इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक दंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत साफ साफ बात है, जिस तरह का आज हमारे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण है। एक तरफ लोग लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ भगत सिंह को आदर देने का, भगत सिंह की फोटो पर फूल माला चढ़ाने का जो काम करते हैं, वो बेसिकली भगत सिंह को धोखा देने का मामला है। एक और चीज भगत सिंह के बारे में समझनी जरूरी है। भगत सिंह ने 2 नारे दिए थे। एक नारा था इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा नारा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जब वो इंकलाब जिंदाबाद की बात करते हैं, उसके पहले वो बताते हैं, एक लेख है पूरा जिसमें बताते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद से हमारा पर्याय क्या है, और उसमें वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि इंकलाब का मतलब है आमूलचूल परिवर्तन, यानी सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, इसको पूरी तरह से बदलना और एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें आदमी आदमी का शोषण ना कर सके। ऐसे ही जब साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि वो सिर्फ अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं कर रहे हैं,
बल्कि अंग्रेजी शासन में जिस तरह का साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद मतलब क्या कि आपने एक साम्राज्य बनाया हुआ है बड़ा, जिसमें हिंदुस्तान जैसा देश उस समय में कॉलोनी था, आपका उपनिवेश था और उसकी हर तरह से लूट हो रही थी। वो इस लूट का विरोध करते हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी मनुष्यों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अंग्रेजी कार्य पद्धति है, उससे मुझे दिक्कत है और वो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर गोरे अंग्रेज चले जाएँ, काले अंग्रेज आ जाएँ, तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भगत सिंह एक बड़े प्रतीक बन के तो उभरते हैं, हर आदमी उनको फूल माला पहनाता है, लेकिन भगत सिंह के विचारों को समझने की कोशिश, भगत सिंह किस तरह का देश बनाना चाहते थे, वह कोशिश कोई नहीं करना चाहता है। इसीलिए आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं या एक आज ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ सांप्रदायिक नफ़रत की मेन स्ट्रीमिंग हो रही है। मैं वीडियो के अंत में सिर्फ आपको कुछ किताबों के नाम बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो किताबें आप अगर पढ़ें तो शायद भगत सिंह को समझना आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले तो मैंने ये किताब आपको बताई ही, भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र संधू ने लिखी है। इस किताब का नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। ये राजपाल प्रकाशन से आई है और आसानी से आपको अमेजन पे मिल जाएगी। एक दूसरी किताब प्रोफेसर चमन लाल, काफी बड़े रिसर्चर हैं उनके ऊपर, उनकी किताब है भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज। इसमें भगत सिंह की सारी चिट्ठियां, सारे लेख जो अलग अलग अखबारों में छपे थे, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तीसरी किताब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शिव वर्मा, जो भगत सिंह के साथी थे, जब भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चला तो वो उनके साथ थे, उस समय इनके ऊपर भी मुकदमा चला था। उनकी किताब है संस्मृतियां। संस्मृतियां का मतलब संस्मरण। तो इसमें भगत सिंह को लेकर कई सुंदर संस्मरण हैं। ये किताब एनबीटी से छपी है, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है और इसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। भगत सिंह पर जो मुकदमा चला था, उस मुकदमे को समझने के लिए एक ही किताब है एजी नूरानी साहब की, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस। इस किताब को अगर आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी किताबें हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उन किताबों के बारे में डिटेल में दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि उन किताबों को पढ़ा जाए। इसके साथ ही सांप्रदायिकता पे जो उनके लिखे हुए लेख हैं, हम लोगों ने भी दखल से एक बुकलेट छापी थी। इस तरह की कई सारी बुकलेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर भगत सिंह को सही तरीके से याद करना है तो पीली पगड़ी लाल पगड़ी से अलग समझना होगा कि भगत सिंह का अपना विचार क्या था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में भगत सिंह की तस्वीर है या नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगत सिंह आपके दफ्तर में तस्वीर के रूप में है या नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि भगत सिंह ने जो लिखा है, वो लिखा आप पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं या नहीं। इसीलिए जो भी सरकारें अपने आप को भगत सिंह का वारिस होने का दावा करती हैं, उन सब सरकारों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भगत सिंह के लेख स्कूलों में, कॉलेजों में, कोर्स में शामिल किए जाएं, ताकि युवा पीढ़ी जाने कि भगत सिंह आखिर थे कौन। शुक्रिया, नमस्कार।